आप सभी का टारगेट सेमेस्टर में मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको आपकी परीक्षा देखिए कितनी नज़दीक है, परीक्षा बहुत ही जल्द होगी, यानी आपकी परीक्षा 16 तारीख को है। 16 तारीख की परीक्षा को ध्यान में रख करके आपको कुछ चुने हुए प्रश्न हल कराए जा रहे हैं, जिससे आने की संभावना है। और जितने भी प्रश्न हल कराए गए हैं एक बार उसे पुनः आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का जो क्लास है आपके लिए वो प्रश्न उत्तरी का है। आपको प्रश्न हल कराए जाएंगे और वह प्रश्न है द्विवेदी युग का। ठीक, आज आप द्विवेदी युग पढ़ेंगे और उसमें देखिए जैसे कि प्रश्न पूछने की जो संभावनाएं हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर यही प्रश्न भी आ सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और ध्यान से प्रश्नों को समझने की कोशिश करें कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से उसको समझें। तो प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, आपसे कठिन प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा। आपके बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं द्विवेदी युग के अंतर्गत जो प्रश्न बनाए हैं हमने आपके लिए वो किस प्रकार है। आपका पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न आपका है द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर हुआ। जब आप द्विवेदी युग पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न आपको यही आपके सामने आएगा या फिर आपसे यही पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग जो है किसके नाम पर पड़ा। देखेंगे आप जब छायावाद पढ़ेंगे या फिर द्विवेदी युग पढ़ेंगे, चाहे आधुनिक काल पढ़ेंगे, तो किसी न एक प्रवर्तक होता है, एक मुखिया होता है जो उस काल का प्रारंभ करता है या फिर उस काल को आगे बढ़ाने तक कोशिश करता है। ठीक, आप देखेंगे जब द्विवेदी युग का समय आता है और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 में होता है। 1900 में तो इसकी नींव रख दी गई थी, लेकिन आप देखेंगे जब द्विवेदी युग 1903 में आते हैं और सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं तो उस पत्रिका में जितने भी लेख वो छापते हैं वो खड़ी बोली को बहुत ही जोर देते हैं, भाषा के संदर्भ में जोर देते हैं, कहीं ना कहीं वस्तु आप देखेंगे जो साहित्य का विषय वस्तु है उस पर भी ध्यान देते हैं कि कैसा होना चाहिए, किस किस पर कविता करनी चाहिए या फिर किस किस पर कविता कही जा सकती है। इन सभी बातों को सभी का ध्यान आकृष्ट करते हैं। इसलिए द्विवेदी युग के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी आप देखेंगे मुखिया के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या है द्विवेदी युग नामकरण? प्रश्न है आपका द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर हुआ। ठीक है, किसके नाम के आधार पर हुआ? तो क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आपका प्रश्न है ख नंबर सही है। पहले प्रश्न का जो ख आंसर है वह सही है। दूसरा प्रश्न आपका सामान्यतः द्विवेदी युग का समय कब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विवेदी युग क्या है? द्विवेदी युग, उसमें है उनकी समय सीमा, द्विवेदी युग को किसने प्रारंभ किया, आरंभ किया, चलाया, किसके नाम पर या फिर किनके नाम पर ये नाम पड़ा, ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न है दूसरा, सामान्यतः द्विवेदी युग का सामान्य मतलब द्विवेदी युग का समय यानी उनका समय कब से कब स्वीकार किया गया। तो आप देखेंगे 1900 से 1918 ईस्वी। कब? 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहीं से शुरू हो, यहां से माना गया है 1900 से 1918 ईस्वी। ठीक है,
उसके बाद छायावाद का आरंभ होता है। तो आप देखिए ध्यान से 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग का समय माना जाता है। जो तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल क्या है? जागरण सुधार काल। आप जब आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग को पढ़ रहे थे तो आपको वहां प्रश्न पूछा गया कि पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल का अभिप्राय भी आपको बताया गया कि जागरण काल भक्ति काल में भी आरंभ हो गया था, लेकिन एक लंबे समय जब रीति काल आती है तो वहां पे भोग और विलास को वरीयता दी जाने लगी। आप देखेंगे वहां का विषय वस्तु काफी बदल गया, सामान्य जनता केंद्र में नहीं रही। जब रीति काल समाप्त होता है, अंग्रेजों का आगमन होता है, तो अंग्रेजों के दमनकारी प्रक्रिया को देखकर जो समाज में एक चेतना, नई चेतना जागृत हुई, इसलिए उसे पुनः जागरण काल का नाम दिया गया। यहाँ पे प्रश्न है जागरण सुधार काल। भारतेंदु युग में पुनर्जागरण काल तो प्रारंभ हो ही गया था, लेकिन आप देखिए इस जागरण में सुधार की बहुत ही आवश्यकता थी। और सुधार की आवश्यकता क्या थी? वह थी भाषा को लेकर। भाषा कैसी होनी चाहिए? खड़ी बोली भाषा। कैसी भाषा? खड़ी बोली भाषा। आप देखेंगे भारतेंदु युग का जो समय था, उस समय खड़ी बोली भाषा का आरंभ तो हुआ, लेकिन उसमें व्याकरणीकरण का दोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? व्याकरण का दोष पाया जाता है। और पद्य की भाषा वही पुरानी परंपरा और पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ब्रज भाषा ही चली आ रही थी। कैसी भाषा? तो ब्रज भाषा। इसलिए आप देखेंगे जब द्विवेदी युग का आरंभ होता है, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में आते हैं, जब वो प्रकाशित करते हैं पत्रिका को, तो कई सारे लेखकों के लेख आते हैं जिसमें भाषा का दोष, विषय वस्तु का एक तरह से मर्यादित नहीं होता था। उन्होंने कई सारे चीजों को एक आकार दिया, इसलिए और सुधारा। इसलिए जागरण सुधार काल इसी के आधार पर, इसी को दृष्टि में रखकर इनका जागरण सुधार काल किसने कहा? तो आप देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने। किन्होंने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने इस आधार पर द्विवेदी युग को या फिर द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा। ठीक है। चौथा प्रश्न है इतिवृत्तात्मकता। क्या है? इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? आप देखेंगे जब द्विवेदी युग पढ़ेंगे उसमें इतिवृत्तात्मकता की बात की जा रही है। ठीक है। इतिवृत्तात्मकता का अभिप्राय यह है कि जब देखेंगे रीति काल से जो परंपरा चली आ रही थी, भारतेंदु युग में जो परंपरा चली आ रही थी, कहीं ना कहीं आप जब सूफी काव्य को देखेंगे उसमें भी देवी देवताओं के जो कथन लेकर चले आ रहे थे, मतलब एक विचार तो नहीं थे। द्विवेदी युग में आकर विचार तो नहीं थे, समाज की परिस्थितियां उनके सामने दिख रही थी, वो अपने साहित्य में लिख भी रहे थे। लेकिन आप देखेंगे पुराने नायक यानी परंपरा से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नायक और नायिका के कहानी के आधार पर अपनी काव्य को लिखते थे। यानी विषय वस्तु जो होती थी वो सामाजिक, वर्तमान समय की सामाजिक परिस्थितियों का होता था, लेकिन तुलना किससे करके? राजा और रानी, राम और कृष्ण में उसका नायक बनाते थे, या फिर लोक में चल रही कथाओं के आधार पर समाज की समस्या को जोड़ करके दिखाते थे। उसका अभिप्राय ही इतिवृत्तात्मकता है। यानी इसको एक नाम से कहें तो इतिवृत्तात्मकता का अर्थ यही है। ठीक है। प्रश्न है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? तो आप क्या कहेंगे? द्विवेदी युग की।
क्या है? द्विवेदी युग की विशेषता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है? आप देखेंगे द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि का कहने का अभिप्राय है कि द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि तो हुए, लेकिन उनका एक शिष्य है मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने द्विवेदी युग में आकर बहुत सारी रचनाएं की और वे भारत को लेकर के, भारत में चल रही समस्याओं को लेकर के हैं, बहुत सारे रचनाएं रखते हैं। जब ये भारत भारती की रचना करते हैं तो गांधी जी इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है? अगर उसमें आपको दे दिया जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक, तो किसको लगाएंगे? महावीर प्रसाद नहीं रहेंगे तो आप लगाएंगे मैथिली शरण गुप्त। क्या लगाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतिकार माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं? गीतिकार, जिन्होंने गीतों की भी रचना की। तो आप देखेंगे द्विवेदी युग में मुकुटधर पांडे ऐसे कवि हैं और मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने द्विवेदी युग में अपने कंठ को खोला है अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो मुकुटधर पांडे कौन है? मुकुटधर पांडे प्रगीतिकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, द्विवेदी युग का कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? ठीक है, क्या है? श्रेष्ठ ब्रज भाषा। द्विवेदी युग में आप देखेंगे जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, उन्होंने खड़ी बोली पर जोर दिया और वह उसी प्रकार की कविता या फिर रचना अपने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर भी द्विवेदी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने ब्रज भाषा को लेकर कविता कही या फिर लिखी। उनका यह मानना था कि खड़ी बोली के आगमन से लंबी परंपरा से चली आ रही ब्रज भाषा का विलोप हो रहा है, यानी लुप्त हो रही है। ब्रज की जो भाषा है कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रही है। ठीक है, इसलिए वह मात्र अकेले कवि हैं और उनके बाद सत्यनारायण भी हुए हैं। इन्होंने ब्रज खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा की भी रचनाएं की हैं। आप देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक उनकी रचना है। क्या है? उद्धव शतक उनकी रचना है जो ब्रज भाषा में है। क्या है? क्या है? ब्रज भाषा। ठीक है, क्या है? ब्रज भाषा। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक है जो ब्रज भाषा के श्रेष्ठ काव्य परंपरा में है और उद्धव शतक ऐसी रचना है जिसमें कृष्ण के जीवन को लेकर के लिखा गया है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा उद्धव कौन है। ठीक है, और उन्हीं के जीवन को लेकर के क्या है? ब्रज भाषा में रचना हुई है। ठीक है, किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है
सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? प्रवृत्ति यानी विशेषता, आपके जो सिलेबस में है वह यही है। हर एक युग के, हर एक काल की अपनी एक विशेषता है जिसका आपने अध्ययन किया है। और आपका प्रश्न भी यही बना है कि कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की है या फिर नहीं है। क्या है? कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे राष्ट्रीयता की भावना भी है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की भावना है, क्योंकि आधुनिक काल में भारतेंदु के समय से ही राष्ट्रीयता की भावना पनपी, और द्विवेदी युग में भी है, छायावाद युग में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे राष्ट्रीयता की भावना है, क्योंकि एक नई तरह की विचारधारा अंग्रेजों के प्रति जो अंग्रेजों के प्रतिरोध में विचारधाराएं उत्पन्न हुई। तो राष्ट्र सबसे पहले प्रमुख चिंता थी वह राष्ट्र को लेकर के थी। ठीक है, तो राष्ट्रीयता की भावना उसमें पाई जाती है। आप देखेंगे नीति और आदर्श भी हैं। द्विवेदी युग में आदर्शवादी कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने निराला की रचना आप देखेंगे बादल राग को उन्होंने अपनी पत्रिका में संपादित होने से मना कर दिया। रीजन यह था कि वह श्रृंगार परक कविता थी और वे ऐसी कविता को नहीं छापना चाहते थे। तो यही है कि नीति और आदर्श की भावना भी है, इतिवृत्तात्मकता भी है, लेकिन आप देखेंगे मार्क्सवादी चिंतन नहीं है। मार्क्सवादी चिंतन आपको प्रगतिवाद का युग में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? प्रगतिवाद। 9वां प्रश्न जो है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा आपको जैसा कि पता है कि खड़ी बोली थी। क्या थी? खड़ी बोली थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप देखेंगे अभी हम बताए हैं आपको, मैथिली शरण गुप्त को। किसको? मैथिली शरण गुप्त का इन्होंने भारत भारती, ठीक है, क्या भारत भारती काव्य ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसके आधार पर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। किसकी? तो आप देखेंगे राष्ट्र कवि की उपाधि किसको मिला? मैथिली शरण गुप्त को मिला। और मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे। और 1900 भारत भारती 1912 में, कब? 1912 में ये रचना करते हैं भारत भारती। और इसी पे इन्होंने, उस समय क्रांति अपने चरम सीमा पे थी, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का आप देखेंगे। तो गांधी ने इन्हें भारत भारती रचना पर क्या दी? राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु का क्या नाम है? अभी आपसे बताए हैं मैथिली शरण गुप्त के गुरु का क्या नाम है? अभी आपको बताया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 12वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? मैं आपको बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त एक बड़े रचनाकार हैं, द्विवेदी युग के माने जाते हैं। और उन्होंने महाकाव्य और खंड काव्य, क्या? महाकाव्य और खंड काव्य की रचना की, जिसमें उनके महाकाव्य क्या है? 2 महाकाव्य हैं। कितने हैं? 2 महाकाव्य हैं। क्या है? महाकाव्य। और 19 इनके खंड काव्य हैं। क्या है? खंड काव्य है। महाकाव्य की रचना इन्होंने की। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। और 19 इनके खंड काव्य हैं। और पूछा जा रहा है जयद्रथ वध क्या है?
तो जयद्रथ वध क्या है? तो खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। खड़ी बोली में 13वां प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 13। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर आपका 13 जो है, पूछा जा रहा है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और यह प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है। प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है। और इसकी रचना आप देखेंगे 1914 में हुई है। कब हुई है? 1914 में प्रिय प्रवास इनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। कोई किन्होंने रचा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। 14 प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? पूछा जा रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? ठीक है। काव्य ग्रंथ में आप देखेंगे कनुप्रिया नहीं है, पथिक नहीं है, चोखे चौपदे हैं, और ये व्यंग्यात्मक काव्य है। क्या है? व्यंग्यात्मक काव्य है। और किनकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, किसान। क्या है? किसान के रचनाकार कौन है? ठीक है। प्रश्न पूछा जा रहा है, किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखिए आप, जगत सच्चाई सार। क्या है? जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। कौन है? श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 17 देखिए, हम बिस्पाई जन्म के कृति किसकी है? यानी कृतिकार का अभिप्राय यह है कि रचनाकार कौन है हम बिस्पाई जन्म के? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन। कौन है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत भारती। अभी आपसे प्रश्न बना है, भारत भारती में किस प्रकार की भावना की रूपरेखा है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? और किन्होंने भारत भारती की रचना की? मैथिली शरण गुप्त। और भारत भारती की रचना से इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली है। और ये उपाधि किन्होंने दी? तो गांधी जी ने दी, महात्मा गांधी ने। पूछा जा रहा है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो राष्ट्रीय भावना की है। क्या है? राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। प्रश्न नंबर 19, सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है? तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनकी काव्य रचना है। ठीक है। इनकी काव्य रचना है सुमन, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। सुमन किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। गर्भरंडा रहस्य। क्या है? गर्भरंडा रहस्य अपने समय का बहुत ही चर्चित कृति है। गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं की स्थिति और उस समय चल रहे मंदिरों में व्यापार और आडंबर की चर्चा या फिर वर्णन इसमें किया गया है। तो प्रश्न है, गर्भरंडा रहस्य किस कवि की कृति है? तो आप देखेंगे नाथूराम शर्मा। कौन है? नाथूराम शर्मा की यह महत्वपूर्ण रचना है गर्भरंडा रहस्य।
प्रश्न नंबर है, गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? इसका उत्तर है श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक का गुणवंत हेमंत इनकी प्रमुख रचना है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, कविता कौमुदी को 8 भागों में, छोड़िए ये कविता कौमुदी भी एक रचना है और यह रचना 8 भागों में संपादन हुआ है। कितने भागों में? 8 भागों में संपादन हुआ है और इसमें कई तरह के भाषाओं का गीत है। आप देखेंगे कविता कौमुदी 8 भागों का संपादन हुआ है और कविता कौमुदी में क्या है? तो गीत हैं, अलग अलग भाषाओं के, संस्कृत के हैं, ब्रज भाषा के हैं, आप देखेंगे खड़ी बोली के गीत हैं, गाँव के गीत हैं, इसमें यानी प्रकाशित हुई है। और किन्होंने प्रकाशित किया है या फिर किसकी यह रचना है? तो देखिए राम नरेश त्रिपाठी की। किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की। अगला जो प्रश्न है, आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि। आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? तो अभी आपको पीछे पढ़ाया गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इन्हीं की रचना है उद्धव शतक। उद्धव शतक में आप देखेंगे रचनाएं हैं, कृष्ण की रचना है, ब्रज भाषा में कृष्ण के जीवन से संदर्भित है, उनके जीवन से संबंधित है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक, और ये ब्रज भाषा में है, इसलिए कहा जाता है अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई? यानी द्विवेदी युग का ऐसा कवि भी है जिसे कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई। तो आप देखेंगे नाथूराम शर्मा शंकर, जिन्होंने गर्भरंडा रहस्य की रचना की, उन्हीं को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई। ठीक है। पथिक किसकी रचना है? पथिक किसकी रचना है? तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है, जिन्होंने कविता कौमुदी की रचना की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम काव्य रचना किसे माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम काव्य रचना किसे माना? तो आप देखेंगे खड़ी बोली को प्रथम काव्य रचना प्रिय प्रवास को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास को। प्रश्न है, मिलान करना है, संगत चयन करना है। नाथूराम शर्मा गर्भरंडा रहस्य है, नाथूराम शर्मा का, ये सही है। ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल समनेही का प्रेम पचीसी उदय शंकर भट्ट का, यानी संगत मिलान करना है। ये सभी क्या है? गलत है, ये इनके नहीं है। ठीक है। आप देखेंगे नाथूराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य इनका सही है। ठीक है। इसमें यह पूछा जा रहा है, एक मिनट, संगत युग्म नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये प्रश्न आपका है संगत युग्म नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आप देखेंगे गर्भरंडा रहस्य नाथूराम शर्मा का है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का प्रेम पचीसी भी इन्हीं के रचना है, उदय शंकर भट्ट का युगदीप है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी का
त्रिशूल तरंग नहीं है। क्या है? ये आपका ये रचना नहीं है। त्रिशूल तरंग गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है। किसका है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अगला प्रश्न है 28, संगत युग्म नहीं है। आप देखेंगे मैथिली सरल गुप्त का क्या है? साकेत है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की जयद्रथ वध नहीं है। और ये किसकी है? मैथिली सरल की है। किसकी है? मैथिली। किसकी है? मैथिली सरल गुप्त। ठीक है, किसकी है? मैथिली सरल गुप्त की रचना है। हरिऔध का प्रिय प्रवास है। रामचरित उपाध्याय का राष्ट्र भारती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यह नहीं है। क्या नहीं है? संगत युग्म यानी आपका ख नहीं है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, सही जोड़ा नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी का क्या है? मिलन है। माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगड़ी है। ठीक है, हरिऔध का मौर्य विजय नहीं है। ठीक है, सियाराम सरल गुप्त का विषाद है। आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि मौर्य विजय किसकी रचना है? तो यह है सियाराम सरल गुप्त की। ठीक है, किसकी है? सियाराम सरल गुप्त की। और सियाराम सरल गुप्त मैथिली सरल गुप्त के छोटे भ्राता है। ठीक है, भाई हैं। प्रश्न नंबर है आपका 30, गलत युग्म कौन सा है? इसमें पूछा जा रहा है गलत युग्म कौन सा है। आप देखेंगे विनोबा अस्तवन, रश्मि रेखा। पूछा जा रहा है गलत युग्म कौन सा है? पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है, देवदूत है। रश्मि रेखा जो है ये रश्मि रेखा गलत है। क्या है? आपका आंसर यही होगा कि युग्म गलत है। क्या है? यानी आपका ख नंबर सही है। रश्मि रेखा इनकी नहीं है। ठीक है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। किसकी है रश्मि रेखा? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है।